ऑनलाइन में भी कुछ होमवर्क दिया था। एपीपी नंबर C1 से C5। ओके, चलो आवाज आ रही है ऑनलाइन में सभी को? यहाँ से और नहीं शायद। कल एसिडिक स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पढ़ा रही थी ना, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अच्छा टेस्ट है इसलिए थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये है, मुझे बोला है तुमुल। टेस्ट पेपर मुझे भी पता है टेस्ट है, और टेस्ट में डीपीपी में भी आ सकता है, शीट में से भी आ सकता है। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। और आप टेस्ट के लिए रिवीजन का मतलब क्या होता है? डीपीपी शीट सॉल्व करो, उससे रिवीजन होगा। और आपने यदि सीरियसली ढंग से टेस्ट के लिए तैयारी की है तो डिस्कशन में हार्डली 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है ना। डीपीपी नंबर C1 क्या? टेस्ट पेपर दे देती हूँ, मेरे पास रखा है ना। मैंने आपको बता दिया था टेस्ट सिलेबस GOC1 और GOC2, स्टीरियो का कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपकी क्लासेस केवल नेक्स्ट वीक तक और हैं। उसके बाद छुट्टी कब तक? 3 अप्रैल। 4 अप्रैल से वापस अपन कोचिंग में मिलेंगे। ऑटो मैनेज में आएगा, भी पढ़ा दोगे। डाउट क्लासेस लगी। छुट्टी बेटा आपकी है, हमारी नहीं है। चलो डीपीपी नंबर C1, फटाफट से C1 में फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आंसर भी बोलते जाऊंगी, क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बोलते चलो। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, ऑलवेज या समटाइम? ऑलवेज। सेकंड में क्या चीज पूछी है? प्लस आई का ऑर्डर। तो प्लस आई का ऑर्डर 2 1 3 2 1 3 गिवन इन ऑप्शन C। In which of the following species incorrect direction of inductive effect is or are shown? किस में इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन गलत दिखाई हुई है? ए में NO एक माइनस आई का ग्रुप है। मैक्सिमम माइनस आई इनमें से कौन दिखाएगा? क्लोरीन। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, किस में आई इफेक्ट का ऑर्डर गलत है? डी। CH3 में और O माइनस में किसका ज्यादा होता है? O माइनस। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, विच ऑफ दिस ग्रुप आर माइनस आई ग्रुप? ऑल। इतनी इजी डीपीपी है। इनमें से कौन मैक्सिमम माइनस आई दिखाएगा? NO2। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट करेक्ट? सी में आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड है नीचे, और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। हर्ष सेकंड बता दीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। आपको प्लस आई का ऑर्डर है जो प्रैक्टिकली निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेंथ वो अपन को रटनी है। जो चीज समझाने की होती है वो हम समझा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। और ऑर्डर आपको याद है प्लस आई का? माइनस आई का याद कर लेते, प्लस आई का तो वैसे ही बहुत ईजी है। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 4 माइनस के, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल TDH, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इस प्लस आई के बाद बचे हुए सारे कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 8 मिस सी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following case has correct direction of I effect? किस में I effect की डायरेक्शन सही दिया हुआ है? डी। बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट को किस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है? डी।
अच्छा इनकरेक्ट बताना है सी, क्योंकि सी में जो एरो है बेटा वो कौन सा इफेक्ट का होता है, रेजोनेंस इफेक्ट का। 11 ये O माइनस सब में है, लेकिन O के आगे ये CH2 लगा के क्या प्रूफ करना चाहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में O माइनस ग्रुप होता है, उसके आगे इन्होंने क्या ऐड कर दिया, CH2, यानी CH2 लगाने से डिस्टेंस बढ़ा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम। तो जल्दी से बताइए 11 का ऑर्डर 2 3 1, 2 3 1 गिवन इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट सेकेंड, ऑर्डर आप देख लीजिएगा बी। 13, इनमें से कौन प्लस आई दिखाता है, फर्स्ट ए। 14, इनमें से कौन माइनस आई दिखाता है, सेकेंड पीएच। ये पूरे ऑर्डर में लिखाए हुए जो क्वेश्चन है उसी से बनाई गई डीपीपीए, और आपने यदि थोड़ा सा मतलब ढंग से क्लास में भी सुना है, उसी आपको सिर्फ प्लस आई का ऑर्डर याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा, ये माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑर्डर 2 1 3। 16 सी, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर। 17 50% बी। 18 रेजोनेंस में हमेशा हाइब्रिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या हमेशा उन सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन यानी कि एनर्जी। क्या हमेशा हर मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम होती है, तो इनमें से कौन गलत है, डी। अब फिर भी मैंने जल्दी जल्दी आंसर बता दिए, और किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछ लो जल्दी। हर्ष बेटा डी का कैसे कंपेयर किया, ड्यूटेरियम का ऑर्डर लिखाया जाता है बेटा TDH, टाइट्रियम के बाद ड्यूटेरियम और सबसे कम हाइड्रोजन, ये आपके प्लस आई के ऑर्डर में लिखवाया गया है किसी को डाउट, बेटा चेक शर्ट व्हाइट शर्ट में जो पीछे, बातें नहीं करो, और यदि आपको अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, जो भी आप काम कर रहे हो, तो बेटा बाहर चले जाओ, एक बार में एक ही काम करो ना अच्छे से, वो सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाह रहे हो वो पढ़ाई हो जाएगी। ये तो पता है कि आप केमिस्ट्री का डिस्कशन तो नहीं कर रहे हो अभी, है ना, तो वो तो मुझे दिख रहा है, तो बेटर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि कोई पनिशमेंट दे रही हूँ, आप अपना जो भी पढ़ना चाह रहे हो, उस टाइम फिजिक्स पढ़ने का मन है, मैथ्स पढ़ने का मन है, जो भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से वही काम करो, फिर बाहर जाके पढ़ लो आराम से, ठीक है, बट क्लास में नहीं। डीपीपी नंबर C2, अब मैं चाहती हूँ C2 के आंसर आप ही बोलिएगा जल्दी से। फर्स्ट में कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, बी सी और डी, क्योंकि मुझे लगता है सभी डेफिनेशन, क्या हम सभी इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना बेसिक डिफरेंस आता है हम सभी को, आया ना बेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पहचान है एटॉमिक अरेंजमेंट मस्ट रिमेन सेम, एक हाइड्रोजन की भी पोजीशन चेंज होती दिख रही है ना, समझ जाना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, बी और सी और डी, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, ए। क्वेश्चन नंबर 4, रेजोनेंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव फिक्स अरेंजमेंट, सही, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही, hybrid structure has equal contribution, no, none of the individual structure can explain all the character of molecule, correct. Okay, delocalize charge which is delocalized by resonance, B C D। 6, इनमें से कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, A B D। What is the meaning of resonance stabilize? In which of the following resonance effect possible, किसमें रेजोनेंस इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, डाईएजोमीथेन का B पॉसिबल है, C पॉसिबल है, A पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है, देखो CH2 मीन्स बोथ हाइड्रोजन मस्ट बॉन्डेड विद कार्बन। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, NH3 प्लस OH and CH
CH3 का होल ट्वाइस SO3H एल्डिहाइड क्लोरीन। काउंट कर लो कितने हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया? That positive charge delocalize at how many other carbon atom? 4। क्योंकि डाउट है, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूं, कुछ बच्चे यही डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है और पॉजिटिव चार्ज कितने एटम्स पे डिलोकेलाइज होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज कैन बी डिलोकेलाइज बाय ट्रू रेजोनेंस। तो इंक्लूडिंग इटसेल्फ, तो पहले तो 4 है ना, पहले तो देखें और किस पे जाएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सारा कंजुगेशन है पाई और पाई, सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। प्लस का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कहां मूव करते बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे इस पे है, इस पे प्लस, यहां आ गया, इस पे प्लस, यहां से ये गया, इस पे प्लस। अब बताओ यहां जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा नहीं, तो अदर और कितने कार्बन एटम पे डिलोकेलाइज हुआ, पहले ये बताओ। अदर, अदर का मतलब 1 2 3 4। क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इटसेल्फ, तो कितने आंसर हो गया, 5। समझ आ गया क्या? इसी तरह सेकंड वाले में यहां लिखा हुआ है बेंजीन, फिर यहां पे डबल बॉन्ड CH2 अगेन बेंजीन। अब आप बताइए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां डिलोकेलाइज होके इस कार्बन पे आ गया, आ रहा है ना एरो बनाना। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये जा सकता है, ये मूव कर सकता है, ये मूव करता है। यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। क्या इस बेंजीन के पाई बॉन्ड उस कार्बोकेटाइन की तरफ मूव करेंगे? नहीं। वो कब कर सकते थे, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे तो आया ही नहीं। तो बताओ 3 4 5 इंक्लूडिंग दिस 6। क्वेश्चन नंबर 10, इसीलिए क्योंकि हो सकता है ना इनमें किसी को डाउट है क्या है, इसलिए मैंने दोनों एक्सप्लेन पहले से ही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 के ए में जल्दी से बताओ, रेजोनेंस पॉसिबल है, इवन नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इलेक्ट्रॉन? टोटल डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन आर आल्सो नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इसके पास लोकेलाइज लोन पेयर, डिलोकेलाइज लोन पेयर कुछ भी नहीं है। एक लास्ट में लाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स? जिनमें डिलोकेलाइजेशन हो रहा है उन सारे पी ऑर्बिटल में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकेलाइज इन दैट मॉलिक्यूल। क्या इसमें ये मैचिंग कर रहा है? बी में आप देखो सभी अपने पास शीट में, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या वो लोन पेयर C डबल बॉन्ड C के साथ डिलोकेलाइज हो रहा है ना? तो इसमें P रेजोनेंस भी है, इवन नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स भी है, इसके पास डिलोकेलाइज लोन पेयर भी है, लेकिन टोटल डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 4। और उसने लास्ट में बोला हुआ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन P ऑर्बिटल्स, तो ये मैचिंग नहीं करेगा। C में रेजोनेंस है, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकेलाइजिंग इन C? देखो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकेलाइजिंग इन ऑप्शन C? 7। 3 पाई बॉन्ड और एक और इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 7। अब 7 के बाद मुझे बताइए, तो ये तो P इवन नंबर तो है नहीं, इसमें लोन पेयर भी नहीं है, तो किसकी मैचिंग केवल एक ही रही? P D। ग्वानिडीन रेजोनेंस भी है, इवन नंबर भी है, लोकेलाइज और डिलोकेलाइज दोनों लोन पेयर भी है। क्या इसमें किसी को डाउट है? हर्ष बेटा 7th नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, उसने फॉर्मूला दे रखा है CH2N2, यानी बोथ हाइड्रोजन मस्ट अटैच विद कार्बन, और ऑप्शन ए में हाइड्रोजन उसने किससे अटैच कर रखे हैं? नाइट्रोजन से, यानी हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो गया है। ओके आंसर बता रहे थे 10th का C का।
10th के सी में। ओके ठीक है बेटा, ये हो गया आपका डीपीपी नंबर C2, C3 करें डिस्कस करके लाए हो। C3 फर्स्ट वाले में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस स्ट्रक्चर। थर्ड इज माइनर कंट्रीब्यूटर, सही है। डी इक्वल कंट्रीब्यूटर ए एंड डी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 2, 1, 3 करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी इनकरेक्ट और डी कार्बन माइनस सेकेंड डी। इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज और आर नॉट पॉसिबल? जल्दी बताओ, ए बी सी। ये डीपीपी सबसे इजी डीपीपी, मतलब सबसे अच्छी डीपीपी है। जितने हमने रेजोनेंस इफेक्ट में एक्सेप्शंस पढ़े हैं वो सारे इसी में ही हैं। अनिरुद्ध थर्ड का डी बता दीजिए, C2 का। ओके देखो बेटा, एक मिनट, C2 का क्या लिखा है बेटा? अनिरुद्ध एक बार आप दोबारा लिखें आपके डाउट को। C2 का थर्ड का डी क्या लिखा हुआ है? C2 डीपीपी के थर्ड का डी। क्या इसमें, चलो बताओ जल्दी से, बेचारे ने बहुत बार लिख दिया, कम से कम 10 बार इसको बता देते हैं। C2 डीपीपी के सी थर्ड नंबर का डी ऑप्शन। आप तो उधर मत देखो, इसमें बताओ, इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? किस किस के बीच कॉन्जुगेशन है? पाई का पाई से या पाई का ऑड इलेक्ट्रॉन से? बेटा पाई के बगल वाले का सिग्मा, सिग्मा जहां खत्म होता है उस पे क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन। पढ़ा है सभी ने, पाई सिग्मा ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा कार्बोकेटायन। इसमें भी कौन सा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? इसको लिख दूं मैं, पाई 1 कॉन्जुगेट विद फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल। चलो बेटा, डीपीपी नंबर C3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 में किसी को डाउट? स्टेबिलिटी समझ आ गई क्या? C3, C4, मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केस द सेकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? फर्स्ट वाले में सेकेंड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, सी में, और नेक्स्ट वाले डी में, ACD। फिफ्थ, which of the following is or are resonance stabilized? A, B और D? A, B और D। क्वेश्चन नंबर 6, किस किस में P इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन सही लिखी हुई है? किस में क्रॉस कॉन्जुगेशन है? मैंने कहा सबसे बढ़िया, चाहते हो JOC1 का रिवीजन हो, डीपीपी नंबर C3 को ढंग से कर लेना, सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी कंपाउंड्स लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? फर्स्ट, सेकेंड, 5 और 7? ओनली 4। 6 वाला नहीं होगा बेटा। ब्रिज हेड कार्बन हो चाहे ब्रिज हेड पोजीशन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कभी भी डिलोकेलाइज नहीं होते हैं। पढ़ाई, ये पॉइंट नोट्स में लिखा हुआ है। ब्रिज हेड कार्बन पे प्रेजेंट लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नेवर शो डिलोकेलाइजेशन, इसलिए ये कैसा लोन पेयर है? लोकेलाइज। और कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस। बताओ जल्दी से, 9th में नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन कौन कौन कॉन्जुगेशन में है? 3 पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8। क्वेश्चन नंबर 10 में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकेलाइज? 2 लोन पेयर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। इतने सारे नाइट्रोजन में से बेटा 2 ही लोन पेयर हैं। कौन से वाला? देखो, एक तो एमाइड, एमाइड के बाद 2 नाइट्रोजन जो रिंग में है, एक तो डबली बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्डेड है।
जो रिंग का सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर डिलोकेलाइज होगा, और रिंग के बाहर बेटा जो है उसका लोन पेयर लोकेलाइज। दो लोन पेयर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर का मतलब कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ए का मैचिंग ए ग्रेटर देन है बी में, यानी पी देख लेना पी किस में मैचिंग हो रहा है, ए ग्रेटर देन यानी पी, बी में क्यू ज्यादा स्टेबल है बी, ये सारा वैसी मैचिंग है पी क्यू आर, इतना इजी है, मैचिंग में ही है। एक मिनट, अब आते हैं शौर्य ने पूछा है मैम 9th में जब एक पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो तो डिलोकेलाइज कौन होता है, पाई या लोन पेयर? जब किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो तो बताओ उसका कौन डिलोकेलाइज करता है? ये बेचारे ने शौर्य ने इतना बड़ा मैसेज लिखा है तो आंसर बताना बनता है, जल्दी बताओ, लोन पेयर या पाई बॉन्ड? पाई। उस कंडीशन में उसका कभी भी लोन पेयर डिलोकेलाइज नहीं होता, चाहे वो पाइरीडीन हो, चाहे इस वाले एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 में वो डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन दिखा रखा है रिंग पे, उसका लोन पेयर लोकेलाइज। ओके, क्वेश्चन डीपीपी नंबर C3 हो गया डिस्कस। हाँ जी, नहीं होता बेटा, कार्बन हो चाहे किसी, मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, बताओ इसका नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज डिलोकेलाइज? लोकेलाइज। ऐसा नहीं है कि कार्बन नाइट्रोजन के लिए अलग होता है, नहीं, हर एटम के लिए, इसलिए मैं एटम बोल रही हूं, एनी एटम विच इज इन कंजुगेशन along with pi bond also have lone pair, negative charge, positive charge. In that situation that can donate only its pi bond. DPP number C4 किया है पक्का? चलो फर्स्ट का आंसर जो आप बताओगे मैं वही लिखूंगी, जल्दी बताइए। फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, रीजन बताओ सेकंड के बी आंसर क्यों है, कैसे किया, जल्दी मुझे बताओ। Why second structure B option in second question not acceptable? नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हैं? 5, और 5 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 10। सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। Why in first C option is least stable resonating structure? बेटा कार्बन पे प्लस है, कार्बन पे प्लस आते ही उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, बाकी सभी में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। सी ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? बी। एक्सप्लेन करो क्यों, सिर्फ एक लाइन में बोलते जाओ, आपका रिवीजन हो रहा है। थर्ड में बी मेजर कंट्रीब्यूटर है, शाबाश। नहीं बेटा थर्ड का आंसर बताना है अब, हर्ष वो तो हो गया सेकंड। थर्ड में बी मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो रीजन है उसमें हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी सभी में देखोगे कार्बन पे जब भी प्लस होता है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, लिख देते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फर्स्ट में कार्बन पे प्लस है, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और सी में और डी में वो जो ऑक्सीजन पे प्लस लग रहा है ना, सिंगल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन पे प्लस, उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। केवल बी में ऑक्टेट कंप्लीट है। फोर्थ, इसकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? बी। फिफ्थ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, जो कौन से ऑप्शन में गिवन है? ए। नहीं, स्टेबिलिटी डिस्टेंस दूर बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कम होता है, लेकिन ये सबसे लास्ट रूल है। सबसे पहला रूल तो ऑक्टेट रूल, देन पोलैरिटी रूल, देन ईएन रूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रूल, उसके बाद चार्ज रूल। चार्ज रूल में क्या होता है? अपोजिट चार्जेस के पास होने चाहिए, सेम चार्जेस क्या होने चाहिए? दूर। फर्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रही हूं। फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट। सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट है बट वो पोलर है, चार्ज है। थर्ड में कार्बन पे प्लस आ गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ में ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट।
दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों पोलर हैं, तो एक रूल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रूल, पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू बिकम स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रो। तो आप देखोगे तो थर्ड में कार्बन पे है प्लस, फोर्थ में वो ऑक्सीजन पे है, तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से बताइए, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है। सेकंड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, 1। थर्ड में नेगेटिव चार्ज कितने के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, 2। फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कितने के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, 2। तो ये तो कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड में लेस कॉन्जुगेशन, थर्ड और फोर्थ में मोर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ, अब आप थर्ड और फोर्थ में डिसाइड करो। नो, थर्ड में जल्दी से देखो, 2 पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है बट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन। फोर्थ में देखो, 2 पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है बट दैट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज टू बिकम मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पढ़ा है हमने ये। तो आप बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया 6 में, 4 के बाद 3। समझ आया, मोर डीलोकेलाइजेशन। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज कितने पाई बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइज हो रहा है, 1। सेकंड में भी 1। फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज देखो किस पे है, कार्बन। सेकंड में नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन। बताओ किस पे ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट वाला न्यूट्रल, ऑक्टेट कंप्लीट, सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट बट पोलर, थर्ड में कार्बन पे प्लस, फोर्थ में भी कार्बन पे प्लस। तो ये तो कंफर्म है, 7th में मोस्ट फर्स्ट के बाद सेकंड। अब बस मुझे ये बता दो थर्ड और फोर्थ में डिसाइड कैसे करें। ये आपने सभी ने पढ़ा है, ये है थर्ड, आप देखो ये कार्बन, कार्बन कह रहा है, ये दादागिरी दिखा रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन कार्बन बिलोंग टू सेकंड पीरियड, उसके पास कोई एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो ये कार्बन कह रहा है तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, मुझसे ले ले। नाइट्रोजन कह रहा है मैं भी कम नहीं हूं, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास भी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है। 2 कंप्लीट ऑक्टेट है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका लोन पेयर एक तरह से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि इन दोनों में मूवमेंट नहीं हो सकती। इधर वाली को तो देखना ही नहीं है, तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। अब इसमें देखिए, इसका मतलब इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये रिच है, ये डेफिशिएंट है, आसानी से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो सकते हैं, और यदि डीलोकेलाइज हो सकते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन है, जबकि इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों रिच हो गए, दोनों रिच में रिपल्शन है, यहाँ पे एक रिच है और एक डेफिशिएंट है, अट्रैक्शन होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, इसके बेसिस पर 4 के बाद 3। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस एम और प्लस आई। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम 5th में कार्बन वाला ऑप्शन लीस्ट स्टेबल क्यों नहीं है, उसके कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बेटा 4th में ऑक्सीजन का भी तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है हर्ष, उस ऑक्सीजन पे जिस पे प्लस है उसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ में दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जब दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों पोलर हैं, देन मूव टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रूल। ओके, प्लस एम और प्लस आई, आंसर कौन सा हो गया, सी। 9th जो माइनस एम दिखाए, डी। डिक्रीजिंग प्लस एम ऑर्डर सिखाया था, 3 के बाद सेकेंड, नहीं क्या है, प्लस एम का ऑर्डर 3 के बाद 1 2 और 4। बेटा ऑर्डर वो देख लेना आप, ऑप्शन में किसमें दे रखा है, 3 1 2 4 सी। 11 ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल, जल्दी से बताइए बेटा, फिनॉल में ऑक्सीजन, ये है आपके पास फिनॉल ऑक्सीजन पे, तो ये एक लोन पेयर डीलोकेलाइज है, एक लोन पेयर लोकेलाइज, कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp2। एग्जिबिट ओनली इंडक्टिव, ओनली मेसोमेरिक, हैज मोर डोमिनेंट मेसोमेरिक इफेक्ट देन
ये कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे लगा कुछ ऐसा होगा. Which of the following group show plus m greater than minus I? B 13, minus m or minus I? A 14. Increasing order of minus m effect 3, 2, 1. 3, 2, 1. D option. 15. Plus m effect when attached with benzene. C 16. Plus m as well as minus m. NO 17. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर से 3, 2, 4, 1. आ रहा बेटा समझ में? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना, ये सब GOC 1 में हम पढ़ चुके हैं. 6 का सेकेंड और थर्ड को कैसे कंपेयर करेंगे? कहाँ हो? अरे बेटा सेकेंड और थर्ड में लेस कॉन्जुगेशन मोर कॉन्जुगेशन. अनिरुद्ध 6 के सेकेंड में लेस कॉन्जुगेशन है, थर्ड में मोर डिलोकेलाइजेशन है. जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल. ओके 18th में अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4, 3, 1, 2. 9th 1, 2, 3, 5, 4. 20 sp2. बेटा ये रिएक्शन अभी अपन पढ़ाएंगे, अभी आप उस पे ध्यान मत दो. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको एक लाइन लिखी हुई है, बेंजीन की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो रिएक्शन उतनी फास्ट करेगा. और हम अभी 12th में पढ़ेंगे रिएक्शन 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल. तो बेंजीन स्पेशली कौन सी देता है? इलेक्ट्रोफिलिक. क्यों देता है वो सब हम समझाएंगे, अभी अपन को नहीं समझना. अभी अपन को करना है सॉल्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. कंप्लीट समझ आ गया? अब डीपीपी नंबर 5 को और 7 को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. शीट 4 हो गया, शीट को भी होल्ड कर देते हैं. अभी शीट में एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके शीट को छोड़ दो. चलो अब क्लास नोट्स निकालो पहले. अभी कल भी लेंगे ना क्लास, कल 1:30 बजे से ले लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे अभी, बट परेशान मत हो. अब पहले सुने एक बार, ऑलमोस्ट एसिड, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ अपना पूरा हो गया और केवल प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की. हाँ बोलो पहले. नहीं है, एक्स्ट्रा लेने की सोच रहे हैं 1:30 बजे दोनों को. अच्छा 4 हो जाए, कल तीनों क्लासेस हैं, ठीक है? नहीं लेंगे. एसिडिक स्ट्रेंथ का थ्योरी जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है. पॉसिबल रिएक्शन का पॉइंट है, तो अभी पहले सभी स्टूडेंट एक काम करेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद एक पेज फ्रंट एंड बैक छोड़ दो. देखो एक पेज मैंने बोला है, आप अपनी राइटिंग के हिसाब से ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, यानी कोई बड़ा लिखता है या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बड़ी बनाए तो वो बच्चा ज्यादा भी छोड़ सकता है. एक पेज का मतलब एक पूरा फ्रंट साइड और एक पूरी बैक साइड, ठीक है? उसमें रिएक्शंस करा देंगे और 1-2 प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करा दूंगी. वैसे तो हो चुका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और SIR इफेक्ट वाले कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए. पहले अब मैं एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर देती हूँ, टॉटोमेरिस. अब आप याद करो, टॉटोमेरिस में नाम आपने 11th में सुना था, वो भी स्टार्टिंग में ही सुन लिया था जब हमने IUPAC की शीट पढ़ी थी. याद है ये किसका पार्ट था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का. आपको याद आ रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स और टॉटोमर्स. हमने वहां पे छोड़ दिया था, हमने कहा था इसे GOC में पढ़ाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट जो टॉटोमर है, टॉटोमर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर. ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट है. बेटा आयुष आपको अनम्यूट क्यों करूं?
फिर आप डिस्टर्ब करोगे। चलो कर दिया, लेकिन जो भी डिस्टर्ब करेगा मैं उसको बाहर निकाल दूंगी, फिर ये ध्यान रखना, सीधा रिमूव। टॉटोमर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन। अब पहले जो भी मैं पॉइंट्स लिखा हूं पहले उसको समझा देती हूँ, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको याद भी होंगे। थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो, केवल समझना। टॉटोमेरिन के लिए एक कंडीशन लिख रही हूं मैं, एक्स वाई, और मान लेते हैं ये, ठीक है। एक्स और वाई जो मैंने लिखे हैं यहां पे, एक्स और वाई कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी एटम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है। और फॉर टॉटोमेरिज्म वाई मस्ट बी अ हेट्रो एटम, ये हमेशा एक हेट्रो एटम ही होना चाहिए। कोशिश करें वाई तो कभी कार्बन ना लें। और ये एक्स, सॉरी, वाई एनी एटम, ये कोई भी एटम हो सकता है। ये जो बॉन्ड है जो एक्स और वाई के बीच में है, मे बी डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड। वाई से डायरेक्टली बॉन्डेड इस कार्बन को, जो कि मस्ट बी sp3, ये sp3 होना चाहिए। और sp3 कार्बन के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और इस पे जो हाइड्रोजन होगी उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन जो टर्म है ये तो हमने अभी हाइपर कंजुगेशन में भी सीखी थी। तो इसका मतलब क्या ये एक हाइपर कंजुगेशन का जैसा स्टेप होगा? नहीं, हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था। ऑब्वियस है, मैंने जब आपको लिखा है कि यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो X है ये या तो sp2 होगा या sp होगा, क्योंकि उसका एक पाई बॉन्ड तो वो बना ही रहा है। और X बराबर कुछ भी अपन ले सकते हैं, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर यही लेंगे। तो डबली बॉन्डेड है तो वो या तो sp2 होगा या sp। और ये जो कार्बन मैंने बोला है ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी sp3। तो इस एटम की और इस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, X की तरफ। तो अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है? बाय दिस X डबल बॉन्ड Y, X ट्रिपल बॉन्ड Y, इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये जो अल्फा कार्बन है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, बेचारे के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो ये अपना गुस्सा किस पे निकालता है, हाइड्रोजन पे। बोलेंगे मेरे इलेक्ट्रॉन X छीन रहा है तो मैं तुमसे छीनूंगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस अल्फा कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए। हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन छीनता है तो ऐसे टूट गया, ये टूट जाता है। ऐसा डिसोसिएशन हाइपर कंजुगेशन में भी हुआ था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हमने एक लाइन बोली थी कि वो जो हाइड्रोजन एटम है आयनाइज होके, सेपरेट होके सॉल्यूशन में नहीं जाता, उसको अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे नाउ दिस नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट विद दिस पाई बॉन्ड, ये कॉन्जुगेट करता है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करते हैं उसी डायरेक्शन में अलोंग विद इलेक्ट्रॉन दैट हाइड्रोजन एटम आल्सो मूव करता है। इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और ये हाइड्रोजन यहां पहुंच गया, इसको हम कहेंगे टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। ये टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म बहुत इजी है। टॉटोमेरिज्म में इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, इसमें कॉन्जुगेशन डेवलप होता है, लेकिन इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते, इसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं कहते। बताओ क्यों? इसीलिए ये पॉइंट अभी मैंने लिखा है नहीं। टॉटोमर्स में इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पाई? क्योंकि नेगेटिव का मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल, पाई का मतलब हाफ फिल्ड। सेम कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते। बताओ क्यों? बेटा रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पहली शर्त लिखी थी, एटम कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। एक हाइड्रोजन की भी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम भी तो मूव कर रहा है। इसलिए क्या इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे? क्या हम इसको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं? हम इसमें अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन की तरह डिसोसिएशन भी हो रहा है, लेकिन हम इसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं कहते। क्लियर?
अब आता है जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जो रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, हमने जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ा, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। प्योर मॉलिक्यूल गैसियस फेज में भी है, प्योर कंडीशन में भी है, तो भी वो मूव करेगा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कभी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यहां पे क्योंकि हमें अलोंग विद इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम भी शिफ्ट कराना है और एटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो टॉटोमेरिज्म ऑलवेज टेक प्लेस आइदर इन एसिडिक मीडियम, आइदर इन बेसिक मीडियम, आइदर इन न्यूट्रल मीडियम, बट इन सॉल्यूशन फेज। किसमें होता है? ये एक सॉल्यूशन के अंदर होता है। प्योर गैसियस फेज में टॉटोमेरिज्म होने की रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल में मानते हैं, लेकिन गैसियस फेज में इसके टॉटोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन मूव नहीं करेगा। तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन, बट उसे टॉटोमेरिज्म नहीं कहेंगे। इन सब में बेटा थोड़ा सा ही तो बारीक डिफरेंस है। अपन को डिफरेंस के बेसिस पे इसको हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर गया तो अपने नाम दे दिया टॉटोमेरिज्म, केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? रेजोनेंस इफेक्ट। एल्कीन में गया तो उसको हमने नाम दे दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है केवल, ठीक है। अब ये होता है टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। इसको समझाने के लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। ये मैंने लिया CH3CHO। पहले मुझे सोच के बताओ, क्या CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? क्या वो इसके जैसे शर्त को पूरी कर रहा है? मैंने क्या शर्त लिखी है? जो डबल बॉन्ड बना रहा है उस डबल बॉन्ड के टर्मिनल्स पे कौन होना चाहिए? मस्ट बी ए हेटेरो एटम। वो कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम को, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको भी अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। और हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी ड्रैग करवाना है, तभी जाके वो टॉटोमर बनेगा। क्या ये ऑक्सीजन है? X बराबर एनी एटम चलेगा। इससे अटैच कार्बन sp3 भी है, तो क्या बेटा इसमें टॉटोमेरिज्म होगा? मैं आपको लिख रही हूं सिर्फ एसिटाल्डिहाइड इन गैसियस फेज नहीं होता, लेकिन जब हम एसिटाल्डिहाइड को सॉल्यूशन में डालेंगे, कोई भी रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH NaOH में, जब भी, इसका मतलब इसमें क्या पॉसिबल है? टॉटोमेरिज्म। चलो इसका टॉटोमर बनाएं। टॉटोमर का पहला स्टेप, बॉन्ड टूटेगा। क्या इसमें पहले कॉन्जुगेशन था? नहीं, लेकिन अब कॉन्जुगेशन डेवलप हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट होगा? नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हाइड्रोजन भी गया। क्या स्ट्रक्चर बनी? HCH डबल बॉन्ड CHOH। इनके बीच में बेटा एरो तो यही बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? ये एल्डिहाइड। और अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इनॉल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? इनॉल, नॉट एल्कोहल। इनॉल एल्कोहल में छोटा सा डिफरेंस है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? इनॉल। एल्डिहाइड था और ये बन गया इनॉल। समझ आया? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे? नहीं। कई बार ऐसे एरो बनाते हैं, कई बार बेटा अपन ऐसे भी एरो बना लेते हैं। टॉटोमर्स में हमेशा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी हमेशा एल्डिहाइड का इनॉल में, फॉर एग्जांपल इनॉल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन टॉटोमर का सेपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि जो टॉटोमर्स बन रहे हैं उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। और जब फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सब क्या होगा? अलग अलग होगा। और इनकी स्टेबिलिटी भी अलग होगी। तो स्टेबिलिटी अलग होने की वजह से हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में ये ज्यादा स्टेबल हो, वो तो अभी हम चेक करना सिखाएंगे, किसी में ये ज्यादा स्टेबल हो, तो इनका सेपरेशन पॉसिबल है। लेकिन सॉल्यूशन फेज में हमेशा एक इक्विलिब्रियम इनके बीच में बना रहता है। कभी इक्विलिब्रियम में ये ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, ये कम, लेकिन कभी भी 100% एक ही टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा कि सॉल्यूशन में डाला 100% इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो यही बन गया, ये बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता।
रेशो ये हो सकता है कि ये 70% बना है तो ये कितना बन जाएगा 30%, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये 70%, ये क्या हो जाएगा 30%, लेकिन सॉल्यूशन फेज में बनेंगे दोनों। ये होता है मेनली टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के सारे पॉइंट्स को अभी जब मैं लिखाऊंगी तो टॉटोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, लेकिन इनको फंक्शनल आइसोमर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, याद करो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या था, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, एक और बढ़ा देते हैं कार्बन, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं? सबसे पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहले आइसोमेरिज्म में, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं। फंक्शनल आइसोमर क्या है, तो मॉलिक्यूल, कोई भी दो मॉलिक्यूल, नेचर के कोई भी दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो दोनों एक ही बीकर में हो, एक ही सॉल्यूशन में हो, जरूरी नहीं है। दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कोइंसिडेंस वाइज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डीयू सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो उनको हम क्या कहते थे एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। क्या हमने जब आपको फंक्शनल आइसोमर पढ़ाया तब लिखाया था एक फंक्शनल आइसोमर हमेशा दूसरे में, दूसरे वाला हमेशा फर्स्ट में कन्वर्जन होना चाहिए? नहीं, वो हमेशा एक ही बीकर में हो ये जरूरी नहीं है, यानी वो एक रिएक्शन से नहीं बनते हैं। दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं, अलग अलग बीकर में पड़े हुए हैं, कहीं भी रखे हुए हैं, कोइंसिडेंस वाइज हमने उसको चेक किया, उसका फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, तो हमने उनको नाम दे दिया फंक्शनल आइसोमर। वो कभी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, वो एक रिएक्शन में नहीं बनते। और मैं क्या कह रही हूँ, टॉटोमेरिज्म कहां बनता है, एक ही बीकर के अंदर। आपने यदि गैसियस फेज की जगह सॉल्यूशन फेज डाल दिया तो एल्डिहाइड वाला इनॉल में, इनॉल वाला एल्डिहाइड में आपस में कन्वर्जन कर रहा है। अब इसमें तो आप याद करो एल्डिहाइड से कीटोन भी बन गया, इसका मैं यदि ऐसे लिख दूं तो ये इसका एल्कोहल भी बन सकता है। एक मॉलिक्यूल के तो एक से ज्यादा फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल है, लेकिन यहां तो एक ही बनेगा हमेशा। एल्डिहाइड का कौन बनेगा, इनॉल, इनॉल का कौन बनेगा, एल्डिहाइड, क्योंकि ये एक रिएक्शन से बन रहे हैं, तो इनको फंक्शनल आइसोमर नहीं कहते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ गया पहले? तो अभी इन पॉइंट्स को लिखते हैं। तो हमें टॉटोमेरिज्म में अब तीन चीज पढ़नी होती है। क्या? पहले तो ये तो क्या है टॉटोमेरिज्म क्या होता है, दूसरा टॉटोमेरिज्म किन किन मॉलिक्यूल में पॉसिबल है, फिर हम पढ़ेंगे टॉटोमर्स बनाओ, और लास्ट में टॉटोमर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो कि कीटो ज्यादा स्टेबल है, इनॉल ज्यादा स्टेबल है फॉर एग्जांपल, और जो भी हम मैं बनवाऊंगी उसकी स्टेबिलिटी। तीन स्टेप्स होंगे, ठीक है? चलो नोट कर लेते हैं पहले। टॉटोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पॉसिबल in those molecules following this given condition। टॉटोमेरिज्म उन्हीं मॉलिक्यूल में पॉसिबल है जो गिवन कंडीशन को फॉलो करेगा। Y के लिए क्या लिखा था, मस्ट बी ए हेट्रो एटम। क्या बेटा? हाँ, वो जो Y है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन लिख देते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन।
Tautomerin take place in solution phase either by acid, base, neutral. In tautomerism, electron delocalization take place, but not known as resonating structure or hyperconjugative structure. इसका रीजन आप खुद से लिखोगे, क्यों नहीं कहते? Because along with electron, hydrogen atom also move in tautomerism. Third point, beta, tautomerism take place in solution phase either by acid, base, neutral. In tautomerism, electron delocalization take place, but not known as resonating structure or hyperconjugative structure. Reason, because along with electron, hydrogen atom also move, also transfer, also move, जो लिखना चाहो. फिफ्थ पॉइंट मैं डिक्टेट करूं. फिफ्थ पॉइंट यदि 4 तक लिख लिया हो तो सभी ने. फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, separation of tautomers are possible. Due to different stability of tautomer, separation of tautomers are possible. जबकि अपन जब ये पॉइंट बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो वहां लिखाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है मैम, फोर्थ पॉइंट नहीं मिटाइएगा. फोर्थ पॉइंट पहले फिफ्थ लिख लिया बेटा सभी ने. फिफ्थ रिपीट कर दीजिए. फिफ्थ पॉइंट एक बार बताओ. ओके, ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, बेटा रिपीट कर रही हूं. ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर, सेपरेशन ऑफ टॉटोमर्स आर पॉसिबल. यानी टॉटोमर्स की डिफरेंट स्टेबिलिटी की वजह से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. जबकि अच्छा ये बताओ, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स का सेपरेशन पॉसिबल है या नहीं है? बेटा जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सुन लो सभी, अब टॉटोमर्स भी इंक्लूड हो गया. आपने 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना? कौन सी? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स. पांचों का सेपरेशन पॉसिबल है, याद रखना. क्योंकि सेपरेशन उनका होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप या फिर कार्बन की चेन की वजह से कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा. तो जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के रिलेशनशिप होती है, चाहे वो कोई भी हो, स्ट्रक्चरल वर्ड इसलिए बोलिए क्योंकि अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टीरियो है. स्टीरियो में बहुत जगह सेपरेशन नहीं होता. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पांचों रिलेशन का सेपरेशन पॉसिबल है.
समझ आ गया? ये चीज याद रखना, चाहे वो चेन हो, पोजीशन हो, फंक्शनल हो, टॉटोमर हो, मेटामर हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का, मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। आप लिखते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती है, यानी वो इतनी इमेजिनरी अपन बनाते हैं कि वो इतना क्विकली कन्वर्जन होता है कि उनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ओके। 6 पॉइंट, tautomers always remain in equilibrium with each other. Tautomers always remain tautomers always remain in equilibrium with each other. Tautomers always remain in equilibrium with each other. जो टॉटोमर्स बन रहे हैं उसके साथ वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, ये तो थ्योरी पॉइंट हो गए जो मैंने अभी समझाए। अब अपना पहला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, इनमें से किस में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? जैसे मैंने आपको दिया CH3CH2OH, CH3CH2CH, ये पहले मैंने ऐसे एग्जांपल दिए, भी बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल भी बनाऊंगी, साइक्लिक भी, एरोमेटिक भी। पहले इनमें से बताओ किस में पॉसिबल है? क्या फर्स्ट में पॉसिबल है? फर्स्ट में पॉसिबल क्यों नहीं? देखो सिंपल सी तीन चीज, पहला तो होना चाहिए मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम। वो जो वाई था, वाई क्या था? मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम। समझते हो? याद कराने के लिए क्या बोलोगे? मल्टीपल, बोलो मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम, यानी कि कोई भी हेट्रोएटम जो पाई बॉन्ड से अटैच हो। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन होना चाहिए? sp3। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम है? इसमें मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम है। पहली चीज यही चेक कर लिया करो, है ही नहीं। अल्फा कार्बन पहले मत चेक करना, पहले चेक करो मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम। अब इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या इफेक्ट पॉसिबल है? Hc। लेकिन ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है। कार्बन में इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं होता उस इलेक्ट्रॉन के अलोंग विद इलेक्ट्रॉन, वो हाइड्रोजन को भी अपनी ओर खींच पाए। समझ आ रहा है? नहीं है। नेक्स्ट वाले में ये है, लेकिन पड़ोसी अल्फा कार्बन नहीं है। क्या चीज देख रहे हो? पहले मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम एक कॉर्नर पे है, तो फिर उसके पड़ोस में क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रोएटम भी है और साथ में ये भी है? नेक्स्ट वाले में क्यों नहीं है? चलो अब जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है। किसका था बेटा टीपीपी? अच्छा,
सेम है, मैंने वो अरे डिस्कस, एक मिनट, हर्ष ने इतना क्या लिख दिया। मैम अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो पर ऊपर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो हम टॉटोमरिन नॉट पॉसिबल ही बोलेंगे। बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब अल्फा कार्बन, अच्छा टॉटोमरिन कर कौन रहा है ये बताओ। अल्फा कार्बन तो एक बेस है जो उसको तोड़ रहा है, हाँ, कार्बन अपनी जगह रहेगा, मूव कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। तो टॉटोमेरिन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज्यादा कंपलसरी है या अल्फा कार्बन होना ज्यादा कंपलसरी है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो करें डिस्कस, खूब सारे एग्जाम्पल है अभी क्योंकि और भी सिखाएंगे। 6 7th, बेटा आगे बातें नहीं, देखो 6 में है पॉसिबल, इधर से कराओ चाहे साइड से, 7th में भी, 8th में है, क्योंकि मैंने आपको बोला था बॉन्ड चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये हो गया Y, ये हो गया X और ये हो गया अल्फा कार्बन। नेक्स्ट में भी है, क्योंकि मैंने आपको बोला X बराबर कुछ भी हो सकता है, Y केवल कौन होना चाहिए, एक टर्मिनल पोजीशन पे होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रो एटम, ठीक है। नेक्स्ट वाले में NO है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं, और अल्फा कार्बन देखते ही कैसे समझ गए, अल्फा कार्बन हमेशा sp3 होता है, बेंजीन में तो एक भी sp3 कार्बन नहीं है। नेक्स्ट वाले में है, मैंने इसीलिए अलग अलग ग्रुप लिए, NO, साइनाइड, CN कुछ भी बनाए। नेक्स्ट वाले में नहीं है, नेक्स्ट वाले में ये चीज समझ आ रही है, ये मैं क्या कर रही हूं, ये रहा अल्फा कार्बन X और Y, क्या ये समझ आया? पहले इनमें किसी को डाउट हो पूछो, क्योंकि अभी केवल हमें बनाना, मतलब अभी अब नेक्स्ट स्टेप वही है, अपन टॉटोमर्स ड्रॉ करेंगे। पहले टॉटोमेरिज्म है या नहीं है केवल ये सीखा है। चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट वाले में भी, अब आप इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और टॉटोमेरिन के लिए मोर इंपॉर्टेंट अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले में है, इससे नेक्स्ट वाले में नहीं है। इनमें किसी में भी डाउट है तो पहले बेटा पूछ लो। समझ आ गया सभी को? बेटा हर्ष आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, अभी अपन नेक्स्ट स्टेप है टॉटोमर्स बनाना सीखें। टॉटोमेरिज्म मैंने अभी जो मैकेनिज्म आपको समझाई, टॉटोमेरिज्म उसी तरह होता है, इसका क्या प्रैक्टिकली प्रूफ है, टॉटोमेरिज्म होता क्या है। अब अपन देखें टॉटोमेरिज्म प्रोसेस, CH3CHO, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2H। अब अपन टॉटोमर्स बनाना सीख रहे हैं, एक का पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बनाने के लिए दूंगी। अब आप बताइए बेटा इसका क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टेप 1, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गए, एल्डिहाइड पूरा, पहले बात तो -I-M का ग्रुप है, इसीलिए हेट्रो एटम बोल रहे हैं। जो कॉर्नर है उसको मैंने क्या बोला, मल्टीपल बॉन्डेड हेट्रो एटम, और उसमें लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ये किससे गुस्सा निकालेगा, इस कार्बन पे, और कार्बन अपना गुस्सा किस पे निकालेगा, हाइड्रोजन। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये बनाया, ये क्या स्टेप हो गया, CH2-H+। और अभी हम ऐसे बना रहे हैं, लेकिन हमने थ्योरी में लिख लिया है कि टॉटोमेरिज्म हमेशा होता किस फेज में है, सॉल्यूशन। यानी आपको जब भी हम, क्योंकि अभी अपन को रिएक्शन नहीं पढ़नी है, जब हम आपको अभी 12th में रिएक्शन करना सिखाएंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टीरियो के बाद, तो उसमें आपको लिखा होगा मीडियम, D2O दे रखा है, H2O दे रखा है, कोई भी मीडियम HCl दे रखा है, तो हम कहेंगे याद करो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म भी होगा, तो आप बोलोगे यस हो सकता है। तो अभी अपन को मीडियम कुछ नहीं लिखना है, अभी अपन केवल ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ऐसे ये इसका कौन बन गया, टॉटोमर। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये कैसे स्टडी करते हैं कि वाकई एक हाइड्रोजन टूट के उधर गया, हाइड्रोजन टूटा, उस पर माइनस चार्ज आया, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट जैसे किया जाता है। भाई इसमें एक तो गैसियस फेज में लिया, तो उसमें देखा सारे बीकर में मॉलिक्यूल केवल किसके हैं, CH3CHO के ही है, सारे एल्डिहाइड में ही है।
और एक बार उसको हमने पानी में रखा, और पानी में रख रहे हैं तो उसमें हमें दो तरह के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो वो दो तरह के क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब एक ये है और एक उसका क्या दिखाई दे रहा है, टॉटोमर। और टॉटोमर केवल अल्फा कार्बन से ही होता है। इसका क्या प्रूफ है? कोई भी कार्बन कर सकता है, कोई भी कार्बन तो अपना हाइड्रोजन दे सकता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मान लो मैं ये ले लेती हूं, वो पानी डाला और पानी के साथ साथ उन्होंने OD माइनस और D2O भी एक्सेस में डाल दिया। इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि भाई साइंटिस्ट लोग कैसे पता करते हैं? जैसे आप सभी को पता है, जैसे हमारी जो बॉडी में या किसी में भी कोई जगह प्रॉब्लम होती है तो ये थेरेपी करके क्या डालते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डालते हैं। कई बार आपने सुना होगा। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि उसको ट्रेस किया जा सकता है नॉर्मल एलिमेंट के कंपैरिजन में। कभी नाम सुना है कोबाल्ट थेरेपी और ये सब? ठीक है, ऐसे ही। तो सिमिलरली साइंटिस्ट लोग भी किसी भी मैकेनिज्म को कैसे निकालते हैं? उनको कोई मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको दिखाई देते हैं, हमें नहीं दिखाई देते। इतने छोटे मॉलिक्यूल, और एक बीकर में एक ड्रॉप भी डालते हो तो वो बिलियन ट्रिलियन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया, मैंने ये डाल दिया, ये क्या है, सॉल्यूशन। तो उसमें हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे तो मिले ही इनॉल फॉर्म में, कुछ मॉलिक्यूल में ये प्रोडक्ट और मिल रहा था। अब आप सोच के बताओ ये प्रोडक्ट कैसे मिला? ये प्रोडक्ट भी मिल रहा था, कुछ प्रोडक्ट में ये भी मिला। तो ये कैसे? क्योंकि देखिए हमने जब मैकेनिज्म देखी, ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि एक्सपेरिमेंटली लैब में हमने इसको कैसे प्रूफ किया। तो जब हमने D2O डाला, वो भी एक्सेस में, यानी पानी तो रखा कम और हैवी वाटर डाला। हम सभी जानते हैं कि वाटर का जो हाइड्रोजन है, वाटर किस तरह से डिसोसिएट होता है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ऑब्वियसली D2O भी कैसे डिसोसिएट होगा, D प्लस OD माइनस। तो यहाँ पे जब इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ होगा, तो टॉटोमेरिज्म में जब ये कार्बन, इस एल्डिहाइड ने इस कार्बन को टॉर्चर किया, इस कार्बन ने अपना गुस्सा किस पे निकाला, हाइड्रोजन पे। देखो उसमें दिखाई दे रहा है। और जब गुस्सा निकालता है तो थोड़ी देर के लिए किसमें चेंज हो जाता है, कार्बो एनायन। अब आपके पास या दो रास्ते हैं कि तुरंत कार्बो एनायन बना, माइग्रेट कर गया, मतलब ट्रांसफर हो गया, या फिर उसी बीकर में आपके पास खूब सारा D प्लस है, क्योंकि वो एक्सिस में दे रखा है। ये D प्लस है और ये कौन है, कार्बो माइनस। अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल में, जिनमें, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने सारे हैं, कुछ मॉलिक्यूल में तो नेगेटिव चार्ज इमीडिएटली डिलोकेलाइज हो गया, कुछ मॉलिक्यूल में जिनमें नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज नहीं हो पाया, मान लो, तो उनमें ये किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, या तो इसके साथ, या यहाँ पे दो रास्ते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आ गया समझ में? पहले बताओ। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट, या तो यहाँ पे आके ड्यूटेरियम से बॉन्ड बना लिया, या ये शिफ्ट कर गया, ये हो गया OH। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम दूसरा ड्यूटेरियम कैसे आया? सोच के बताओ दूसरा ड्यूटेरियम कैसे आया होगा। जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन टूट नहीं पाया, फिर से वही परेशान तो हो रहा है, क्योंकि अभी भी एक ऐसा है sp3। अब आप मुझे बताओ CD बॉन्ड में और CH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होता है? CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होता है? CH। फिर से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? CH। तो वही दो ऑप्शन है, या तो तुरंत माइग्रेट कर जाए, या D प्लस से अटैच होकर अपने आप को न्यूट्रल कर ले। क्योंकि ये हमेशा याद रखना, न्यूट्रल स्पीशीज आयनिक स्पीशीज के कंपैरिजन में कैसी होती है, ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो तुरंत या तो D प्लस से बॉन्ड बना लेता है, या फिर उस पे कौन आ जाता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था वो ये प्रूफ कर रहा था कि जो भी हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी जो भी ड्यूटेरियम आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी कार्बन पे आ रहे हैं, इसका एक भी हाइड्रोजन नहीं हटा, इसका एक भी हाइड्रोजन नहीं हटा। ये इसमें भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, चाहे दो ड्यूटेरियम आ गए तब भी देखो ये कौन है, CH3। तो ये प्रूफ करता है कि जो टॉटोमेरिज्म होता है वो केवल और केवल किस कार्बन से होता है, अल्फा कार्बन से, उसके पड़ोसियों से नहीं होता। दूसरा, उस पे D प्लस आके जुड़ा, यदि वहां OD आके जुड़ता, वो सोचो OD, तो OD आके जुड़ता तो हम समझ जाते इसका मतलब वहां पे पहले कौन सा चार्ज रहा होगा, प्लस, तभी तो उस पे आके कौन जुड़ा होगा, OD। व्हाट इज OD? OH। पानी में H प्लस होता है और कौन होता है, OH माइनस।
तो ये जो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह जब ड्यूटेरियम आ रहे थे, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है? मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, जो ये बता रहा है कि इसमें एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बना है, ये कार्बो एनायन। देन कार्बो एनायन माइग्रेट करता है टुवर्ड्स हेट्रोएटम और इस तरह एक इनॉल प्रोडक्ट बनाता है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। यदि कभी पूछे ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्या होता है, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज कोई प्रोसेस नहीं है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था जो किसकी मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लिया गया, टॉटोमेरिज। आपने देखा, मैंने कहीं एसिड में नहीं पढ़ाया, बेस में नहीं पढ़ाया। रीजन, एसिड और बेस में क्यों नहीं पढ़ते हम? क्योंकि वो तो प्रोटॉन दे रहा है, निकाल रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बन माइनस बना और आपने ऐसे में D2O डाल दिया, तो वो किससे अटैच हो जाएगा? डी से। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। एक्सचेंज इसलिए हाइड्रोजन अभी भी प्रोडक्ट तो वही है, बस ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन हटा के मैंने उसकी जगह क्या चिपका दिया? ड्यूटेरियम। क्या ये पॉइंट समझ आया? क्या बोलो? ये मैं लिखा दूंगी पहले तो। ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता क्या है, किसके लिए यूज में आता है? टॉटोमेरिज में। पहले हमारा स्टेप है ड्यूटेरियम, हम केवल बनाना सीखें मैकेनिज्म। क्या ये मैकेनिज्म समझ आई? कार्बो एनायन बनेगा ये। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, एसीटोन, इसका कितना टॉटोमर बना? नंबर ऑफ टॉटोमर की हम साथ में डिस्कशन कर लेते हैं। कितना टॉटोमर बनेगा? एक। नेक्स्ट वाले का टॉटोमर अब आप खुद से बनाओ, जल्दी बनाओ इसका टॉटोमर, नोटबुक में बनाओ बेटा। टॉटोमेरिज्म की प्रोसेस और टॉटोमर्स इनके तीनों के। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज करता है, बाकी पूरे एल्काइल ग्रुप स्ट्रक्चर सेम रहेगी। बाकी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की गद्दारी की वजह से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे याद रखो।
देखिए सेकंड में इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, बताओ आईयूपीसी नेम क्या आएगा? सेम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में लेफ्ट से लो चाहे राइट से। यहां से मैंने सीधा ऐसे एरो बना दूं, एनायन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये कार्बन हाइड्रोजन लेगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। माइनस हमेशा किधर मूव करता है? हेटेरो एटम की तरफ। आपको माइग्रेट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बना दूं ऐसे। क्या स्ट्रक्चर बनी? ये यहीं पर है, ये डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल, सेम वही स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह। ये इसका टॉटोमर बन गया। समझ आया क्या टॉटोमर्स बनाना? इसमें भी लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ। टॉटोमर्स कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से काउंट नहीं करते। कितने डिफरेंट आईयूपीएसी नेम वाली स्ट्रक्चर बनेगी, इसके कितने टॉटोमर्स बने? एक। ये नहीं देखते कि मैडम 3 में से 3 ये 3 ये, उसका स्ट्रक्चर तो यही बनने वाला है। कोई भी हाइड्रोजन जाए तो हमें यहां स्ट्रक्चर काउंट करनी है, कितना टॉटोमर बनेगा? ए। इसमें लेफ्ट वाले से बनाओ चाहे राइट वाले से बनाओ, तो इसका कितना टॉटोमर बनेगा? एक। ऐसे बना दें। ये एरो बनाना आपको आना चाहिए। क्या ये एरो बना रहे हो? आपको टॉटोमर आसानी से बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड को डबल करना है, डबल को सिंगल, और हाइड्रोजन कार्बन से निकल के किसके पास जा रहा है? लास्ट टर्मिनल पे। टर्मिनल कौन है? ये हेड, यहां OH। क्या ये समझ आया या नहीं आया? पहले बताओ। आ गया? ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को टॉटोमर्स ड्रॉ करना, क्योंकि पहले हमें टॉटोमर ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम रेजोनेटिंग इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट में सेम, ये रहा अल्फा कार्बन। सिर्फ अल्फा कार्बन से आपको माइग्रेशन करना है, बाकी और किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को, अदर कार्बन को कोई परेशान नहीं करना है। ये हो गया CH3 CH, दो में से एक हाइड्रोजन तो जाने वाला है। यहां सिंगल से क्या हो जाएगा? डबल। ट्रिपल है तो यहां क्या हो जाएगा? डबल। और इस पे कौन आके जुड़ गया? देखो साइक्लिक है, चाहे ए साइक्लिक दे रही हूं चाहे मैं एरोमेटिक दूं, सभी में कंसेप्ट यही है। बेटा देखो ये अल्फा कार्बन है, ये टूटा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। एक बार और नहीं करता बेटा, जैसे अपन पढ़ा है ना, एक एटम का 2 लोन पेयर, सिर्फ एक लोन पेयर डिलोकेलाइज होता है। एक एटम के पास 2 पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड ही डिलोकेलाइज होता है। दो किसी में नहीं करेगा ना। 2 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो कर सकता है, एक फंक्शनल ग्रुप के साथ एक बार ही टॉटोमर होता है, एक ही हाइड्रोजन मूव करता है। बना के देखना पहले, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसमें इधर उधर कर रहे हैं। अभी तो एग्जाम्पल की शुरुआत है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, धीरे धीरे टफ में भी लेके जाऊंगी। 2 वाले भी 3 वाले भी, पहले एक एक वाले तो बनाओ। मैंने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, एक में एल्डिहाइड, एक में कीटोन, एक साइक्लिक, फिर साइनाइड, नाइट्रोसो, नाइट्रो। दूसरे में कितना इनॉल बना? एक। ठीक है, इनॉल बोलता है तो कितना बना? एक। तो बेटा उसका स्ट्रक्चर आईयूपीसी नेम इसी के जैसा आएगा। स्ट्रक्चर आईयूपीसी नेम सेम आ रहा है तो उसको कितना काउंट करना है? 1, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड आइदर फ्रॉम राइट। ऐसे नहीं बोलते यहाँ पे लेफ्ट से बनेगा एक राइट से। उसका स्ट्रक्चर और आईयूपीसी नेम सेम आ रहा है तो उसको कितना काउंट करेंगे? 1। ठीक, वेट मैंने क्या कहा? अभी मैं पहले वो सिखा रही हूँ जिसमें से एक टॉटोमर बने, अभी 2 से ज्यादा वाले भी सिखाऊंगी। अभी मैं पहले वो केस सिखा रही हूँ जिसमें एक टॉटोमर बनाना सीख जाओ पहले, उसमें 2 बनेंगे, फिर वो भी सिखाऊंगी। 2 बनेंगे यदि दोनों तरफ डिफरेंट चेन होगी। तो वेट तो करो। चलो नेक्स्ट, पहला स्टेप है टॉटोमर बनाना। जल्दी से बना लिया क्या ये सभी ने? नेक्स्ट वाले में भी मैंने एरो बनाए नोटबुक में, टॉटोमर आप बनाओ। बना लिया सभी ने? अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको समझा देते हैं अभी।
बना लिया ना बेटा इन दोनों आपने सभी का इसका टॉटोमर। देखिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूं, यदि मैंने थोड़ा समझाया, देखती हूँ कितने बच्चे सही दे पाते, लिखवाया नहीं है अभी। इसमें यदि मैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज करना चाहूं तो मैक्सिमम कितने ड्यूटेरियम इसमें आ सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्यूटेरियम आर पॉसिबल इफ D2O is taken in excess amount in this acetone compound? 1 या 6? देखो ऑप्शन दो ही है, तो 1 या 6। आंसर है 6। मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? सारे बारी बारी से, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी है मैंने कि वन टाइम रिएक्शन है, मैंने बस ये पूछा है मैक्सिमम कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो सकते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कभी मैक्सिमम वर्ड दे दिया ना तो जितने अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड में बताओ मैक्सिमम कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल है? 5, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब आपसे मैंने पूछा था इसमें नंबर ऑफ इनॉल कितने बनेंगे, इसका नंबर ऑफ इनॉल कितना बनेगा? 1। कैसे? या तो लेफ्ट साइड बना लो चाहे राइट साइड, उसका IUPAC नेम क्या आएगा? सेम। IUPAC नेम और स्ट्रक्चर सेम आ रही है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, उसको कितना काउंट करेंगे? 1। इसका टॉटोमर एक ही बना, ठीक है, 1 इनॉल। इसमें अच्छे से देखो, ये था एसीटोन प्रोपेनॉन, मैंने उसी का अगला भाई दे दिया ब्यूटेनॉन, ढंग से देखो। और इसमें कितने इनॉल बनेंगे? इसमें नंबर ऑफ इनॉल 2 बनेंगे। इसके लेफ्ट साइड वाले को कभी भी क्वेश्चन आए इसको ऐसे लिखो, इधर लिखो अल्फा 1। क्या ये मिथाइल और ये मिथाइल एग्जैक्टली सेम है? इसको अल्फा 1 है तो इसको भी मैं लिख दूं अल्फा 1, इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, IUPAC नेम क्या आएगा? सेम। इसमें ये तो है मिथाइल और ये कौन है? इथाइल का CH2। क्या ये दोनों सेम है? एक को अल्फा 1 तो एक को क्या लिख दो बेटा? अल्फा 2। बताओ इसमें कितने इनॉल पॉसिबल हैं? 2। एक बनेगा इस साइड से अल्फा 1 से और एक बना दूं अल्फा 2 से। देखो क्या इन दोनों का IUPAC नेम, क्या इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है? जब स्ट्रक्चर IUPAC नेम सेम हो तो उसे 1 काउंट करते हैं, यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसको कितना इनॉल काउंट करेंगे? 2। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ। नंबर ऑफ इनॉल पूछता है, कैसे बनाते हैं? पहले तो ड्रॉ करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, फिर बनाने के बाद तो आप अल्फा 1 अल्फा 2 यदि देख लेते हो कि ये इधर वाला अल्फा कार्बन लेफ्ट वाला राइट साइड वाले से डिफरेंट है तो वहीं पे क्वेश्चन में लिखते जाओ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरह से। एक लास्ट पॉइंट, पहले बताओ अभी तक जो पढ़ाया वो समझ आ गया टॉटोमर का? अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल कराए उन सब में एक फंक्शनल ग्रुप और एक साइड का या 2 टाइप के अल्फा कार्बन थे। इसमें बताओ कितने मैंने कीटोन दे रखे हैं? 2। एक अल्फा कार्बन along with alpha hydrogen always can tautomerize only one functional group whether it have many number of alpha hydrogen, कितने भी अल्फा हाइड्रोजन हो, 3, 4, 6 जितने भी, but one alpha carbon can tautomerize only one functional group। ठीक है, यदि कंपाउंड में सपोज 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों टॉटोमराइज हो सकते हैं लेकिन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? 2 अलग अलग अल्फा कार्बन। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों हो सकते हैं, तीनों के लिए क्या होना चाहिए? अलग अलग अल्फा कार्बन। जैसे पहले वाले में बताओ उसमें मैंने कितने कीटोन दे रखे हैं? 2। क्या दोनों टॉटोमराइज हो सकते हैं एट ए टाइम? तो हम चेक करते हैं,
क्या इसमें दो अल्फा कार्बन है? देखो एक ये, इसके लिए तो ये अल्फा कार्बन है, क्या ये अल्फा कार्बन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा? sp2 है। इसके लिए ये एक अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से यदि ये टॉटोमराइज होगा तो क्या इसी अल्फा कार्बन से ये टॉटोमराइज हो सकता है? नहीं। क्या ये वाला भी चाहता है टॉटोमराइज हो जाए? हमने कहा कर लो, ढूंढ लो अपने लिए अलग से अल्फा कार्बन। क्या इसके लिए भी अलग अल्फा कार्बन है? किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, 2 हो 4 हो, कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो, हम कहते हैं सारे टॉटोमराइज हो सकते हैं। शर्त है सबके लिए इंडिविजुअली सेपरेट अल्फा कार्बन होना चाहिए। अब देखो ये इसके साथ टॉटोमराइज हो रहा है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। एट ए टाइम हो सकते हैं सारे टॉटोमराइज, एट ए टाइम हो सकते हैं, बट शर्त क्या है? एवरी फंक्शनल ग्रुप मस्ट हैव सेपरेट अल्फा कार्बन। इसमें 2 थे, दोनों टॉटोमराइज हुए, बताओ क्या स्ट्रक्चर बन गई? ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। ये बताओ सिंगल बॉन्ड था, ये क्या हो गया? डबल OH। इसके साथ ये सिंगल था, डबल OH। देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट बन गया, रिसोर्सिनोल। नाम सुना था रिसोर्सिनोल? 2 OH जब मेटा पे होते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल। इस वाले में बताओ एट ए टाइम दोनों फंक्शनल ग्रुप टॉटोमराइज होंगे या एक टॉटोमराइज होगा? क्यों? 2 अल्फा कार्बन तो है, ये अल्फा कार्बन है, ये कह रहा है भाई तुम तो मेरे लिए रिजर्व हो गए। क्यों? क्योंकि इधर वाला तो है ही नहीं, तो ये रिजर्व हो गया इसके लिए, मान लो। तो इसके लिए कोई और ढूंढे, तो ये अल्फा कार्बन तो है बट इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, काम का ही नहीं है, हमें उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब लेकिन फिर भी मुझे बताओ इसमें टॉटोमर कितने बनेंगे? फिर भी सोच के बताओ इसमें टॉटोमर कितने बनेंगे? 2। क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब ये कीटोन, पहले तो इस कीटोन ने सोचा कि मेरा बगल वाला अल्फा कार्बन रेडी होगा, और इसको पता चला ये तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो ये कह रहा है ये रिजर्व तेरे लिए नहीं है, इसे तू भी कर सकता है या मैं भी टॉटोमराइज कर सकता हूं। समझ आया क्या? कुछ मॉलिक्यूल में हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल में ये टॉटोमराइज कर जाए तो ये कीटोन ही रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल में ये ऐसे ही रहे, ये टॉटोमराइज कर जाए। क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर IUPAC नेम सेम है? तो बताओ टॉटोमर कितने बने? 2। क्या ये समझ आया? अभी आराम से टॉटोमरिज्म होता क्या है, टॉटोमर्स किस में होता है, तीसरा टॉटोमर्स ड्रॉ करना, बनाना आना चाहिए। आया समझ में? पेपर में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, टॉटोमेरिज्म, ये 6 टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मीजोमेरिक इफेक्ट, और ये क्यों नहीं, मतलब मैंने क्यों नहीं बोला, एसिड और बेस बिना मीजोमेरिक इफेक्ट, HC इफेक्ट के सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वो तो इनडायरेक्टली है ही। नहीं, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ यदि अलग अलग सेपरेट हो तो उसमें, और यदि इसमें तो एरोमेटिसिटी मिल रही है, दोनों में एक एक करेगा तो रिंग नॉन एरोमेटिक ही रहेगी। तो इसमें तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, दोनों एक साथ टॉटोमराइज करो, रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी मिल रही है तो दोनों एक साथ होते हैं, नहीं तो फिर एक एक कर सकते हैं। सभी पढ़ के देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल द बेस्ट। फिर कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं लें। ओके चलो ठीक है, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रही हूँ, पढ़ के जाइएगा यहाँ तक का। होमवर्क ये है कि अब GOC2 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देना, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, अदरवाइज GOC2 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एसिड बेस तो अपना हो ही गया, एक सेक्शन एसिड का है, एक सेक्शन उसमें रिएक्शन है और एक सेक्शन टॉटोमेरिज्म का है। रिएक्शन हो जाएंगी क्योंकि जो रिएक्शन है वो हम POC में पढ़ते हैं, वही है सोडियम मेटल की रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, तो वो POC के बेसिस पे आप कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है।